नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है बिलाल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी आज की एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास में। क्लास 10th के हमारे प्यारे बच्चों के साथ बात करते हुए दोस्तों हम लोग आपके सामने पेश करने जा रहे हैं भूगोल यानी कि ज्योग्राफी से संबंधित हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग अध्याय। जैसा कि आप लोग चैप्टर का नाम पीछे देख ही पा रहे हैं, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, और इसके जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे और जो बिंदु होंगे उसको हम लोग अपनी आज के इस क्लास में आप सभी के सामने डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आप सभी के सामने अपने ये जो सबसे बेहतरीन सवाल है और उसके जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर जैसे किसी भी देश को आगे बढ़ाने में हम देखते हैं दोस्तों कि परिवहन का बहुत बड़ा योगदान होता है, ऐसे ही अगर किसी देश को तेजी के साथ आगे बढ़ना है तो उसके लिए जरूरी है कि वहां पर अच्छी संचार की सेवाएं उपस्थित होनी चाहिए। और वो अच्छी संचार की सेवाएं क्या करती हैं दोस्तों, आप लोग देखते हैं कि वो उस देश को तेजी से मजबूत बनाती हैं। फिर हम लोग ये भी समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों कि आखिर ये अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता क्या है। अच्छा, ये जो पर्यटन है, पर्यटन का मतलब क्या होता है दोस्तों? पर्यटन का मतलब होता है घूमना घुमाना, कि जब आप एक शहर से दूसरे शहर में जा रहे हैं या फिर जब आप एक देश से दूसरे देश में जा रहे हैं, इसके द्वारा भी आप देखते हैं दोस्तों कि क्या होता है, व्यापार होता है ना। किसी देश की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ती है, उसको समझेंगे। और महत्वपूर्ण प्रश्न इस चैप्टर से संबंधित वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके पेपर के कॉन्टेक्स्ट में आने वाले हैं उनको भी हम लोग समझने की चेष्टा रखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं संचार सेवाओं के बारे में। देखिए, संचार का मतलब क्या होता है दोस्तों? संचार का मतलब है कि अगर किसी देश को तेजी से आगे बढ़ना है तो उसके लिए जरूरी है कि भाई वहां पर अच्छे प्रकार के परिवहन के साधन होने चाहिए। इसका मतलब क्या है कि भाई वहां पर अच्छी सड़कें बनी होनी चाहिए, उस देश के अंदर अच्छी रेलवे सुविधा होनी चाहिए। उसी के साथ साथ आप लोग देखते हैं कि वहां पर जो जल यातायात है उसके द्वारा भी आप देखते हैं कि व्यापार होना चाहिए, और अच्छे तौर पर उस देश में समुद्री पत्तन भी होने चाहिए। तो अगर किसी देश में ये सभी साधन मौजूद हैं तो वो बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। लेकिन आप देखते हैं दोस्तों कि अगर आपके देश के अंदर संचार की सुविधा भी अच्छी है, संचार का मतलब क्या होता है दोस्तों? संचार का मतलब है कि आप सूचनाओं को क्या कर रहे हैं दोस्तों, एक जगह से दूसरी जगह तक भेज रहे हैं। जैसे हमारे देश के अंदर वर्तमान समय में इंटरनेट दुनिया के सबसे सस्ते इंटरनेट के तौर पर मौजूद है, और इस इंटरनेट की वजह से ही तो आप आसानी से घर पर बैठे हुए हैं और हमारी इस क्लास को देख पा रहे हैं। अगर भारत में इंटरनेट नहीं होता, भारत के अंदर इंटरनेट इतना सस्ता नहीं होता, तो क्या हमारी ये क्लासेस आप तक पहुंच पाती? ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं हो पाता। तो इंटरनेट क्या करता है दोस्तों, किसी भी देश के अंदर बिजनेस संबंधी इंफॉर्मेशन हुई, शिक्षा संबंधी इंफॉर्मेशन हुई, उसको तेजी से एक जगह से दूसरी जगह तक आगे पहुंचाता है। और जब भी हम लोग सूचनाओं को आगे पहुंचाने के साधनों को देखते हैं तो उसमें हम लोग टेलीविजन, रेडियो, प्रेस, फिल्में, टेलीफोन, इन सभी अलग अलग जो हमारे साधन होते हैं, टेलीफोन हुआ, आप देखते हैं कि रेडियो हुआ, ये अलग अलग साधन हमें देखने को मिलते हैं, है ना, जिसके तहत एक जगह से दूसरी जगह तक इंफॉर्मेशन को या फिर जानकारियों को शेयर किया जाता है। जिस देश के अंदर जितनी अच्छी संचार की सुविधा होगी, जितनी अच्छी टेलीफोनिक सुविधा होगी, जितना अच्छा इंटरनेट होगा, वहां पर व्यापार उतनी तेजी के साथ होगा, सूचनाओं का लेन देन उतने अच्छे तरीके से होगा और वो देश तेजी से आगे बढ़ता हुआ दिखेगा। अच्छा, इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए, सूचनाओं को एक इलाके से दूसरे इलाके तक पहुंचाने के लिए दोस्तों हमारे प्यारे भारत के संदर्भ में हम लोग देखते हैं कि हमें दिखता है भारतीय डाक, जिसे हम लोग इंडियन पोस्ट ऑफिस के नाम से भी पुकारते हैं, है ना। और ये जो भारत का डाक है दोस्तों, ये जो हमारी भारतीय डाक व्यवस्था है, ये दुनिया की सबसे बड़ी डाक व्यवस्था कहलाती है ना। हमारा प्यारा भारत दुनिया में आकार के हिसाब से 7वें नंबर पर आपको आता हुआ दिखता है, और भारत के अंदर उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक, हर एक इलाके में, चाहे आप श्रीनगर में बैठे हो या फिर कन्याकुमारी में, पोरबंदर में बैठे हो या फिर अरुणाचल प्रदेश या फिर सिलचर के अंदर बैठे हुए हो, हर एक जगह पर आप लोग देखते हैं दोस्तों कि हमारी चिट्ठी पहुंच जाती है, हमारे डाकिया बाबू आ जाते हैं और सारी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर लेते हैं। तो भारत का जो रेलवे नेटवर्क है वो दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है, और भारत के रेल के अंदर हम लोग पार्सल यानी कि सामान को भेजते हैं, उसी के साथ साथ चिट्ठियों को भी आप देखते हैं कि दोस्तों भेजा जाता है। और हमारी ये जो चिट्ठियां होती हैं, आप लोग देखते हैं दोस्तों कि इनको हवाई जहाज से भी, अगर दूर दूर के इलाकों में भेजा जा रहा है तो हवाई जहाज के द्वारा भी भारतीय डाक एक जगह से दूसरी जगह पर आप देखते हैं कि इन हमारे जो चिट्ठियां या फिर पार्सल होते हैं उनको पहुंचाया जाता है।
उसी के साथ साथ अगर हम लोग देखते हैं दोस्तों कि भारत के अंदर सूचनाओं को या फिर आप लोग देखते हैं कि जानकारियों को प्राप्त करने का, कि जब किसी को किसी के बारे में सूचना देनी होती है, जब तक इंटरनेट नहीं था, टेलीफोन नहीं था, आज से लगभग अगर आप 30-40 साल पुरानी फिल्मों को भी देखते हैं तो उसके अंदर दोस्तों आप देखते हैं कि भैया जी एक पर्चा होता था, उस पर्चे के अंदर आप देखते हैं कि लड़की के पिता, लड़की के माता या फिर हीरो के माता पिता पूरी इंफॉर्मेशन सूचना दिया करते थे। उसमें उस चिट्ठी में चेहरा भी आ जाया करता था। अगर आपने पुरानी फिल्में देखी होंगी तो आपको जरूर याद होगा, है ना। उस समय तक, आज से 30-40 साल पहले तक सूचनाओं को देने का जो साधन था वो सिर्फ आप देखते हैं दोस्तों कि भारतीय डाक ही थी, चिट्ठियां ही थी। लेकिन धीरे धीरे हमें समय गुजरता हुआ दिखा और सूचनाओं और इंफॉर्मेशन को देने के संदर्भ में हम लोग देखते हैं कि हमारे साथ अखबार, पत्रिकाएं और भी साधन आते हुए दिखे हैं। अगर आप भारत के संदर्भ में देखते हैं दोस्तों तो हमारे देश के अंदर न्यूज़पेपर्स की मदद से, है ना, हमें दुनिया की, देश की सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। मैगजीन्स की मदद से हमें अलग अलग विषयों की जानकारियां मिलती हैं। उसी के साथ साथ आप देखते हैं दोस्तों कि अब तो न्यूज़ चैनल्स भी आपको आते हुए दिखे हैं। पिछले 20 सालों में भारत के अंदर आप लोग देखते हैं कि बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स आ गए हैं और इन न्यूज़ चैनल्स के अंतर्गत आप लोग देखते हैं कि बिजनेस संबंधी चैनल होते हैं जिसमें बिजनेस के बारे में बात की जाती है। आप देखते हैं दोस्तों कि जो बड़े बड़े शहर हैं उनसे संबंधित न्यूज़ चैनल्स होते हैं। उसी के साथ साथ आप देखते हैं कि मेट्रो चैनल का मतलब होता है दोस्तों कि जो देश के बड़े शहर हैं उनकी खबरों को दिखाने वाले चैनल हैं। तो जैसे भारत में आप देखते हैं कि पूरे देश के चैनल हैं, जैसे आज तक हुआ, अलग अलग जो हमारे न्यूज़ चैनल्स हमें दिखते हैं, वैसे ही अलग अलग शहरों से लेकर भी, जैसे मराठी या फिर महाराष्ट्र का कोई एक चैनल होगा जो महाराष्ट्र की खबरों को दिखाएगा, ऐसे ही गुजरात का एक चैनल होगा जो गुजरात की खबरों को दिखाएगा। तो राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत सारे चैनल दिखते हैं और आप देखते हैं कि राज्य स्तर पर भी राज्यों से संबंधित भिन्न भिन्न प्रकार के हमें चैनल दिखते हैं। और इनमें क्या शेयर की जाती है दोस्तों, इनमें सूचनाएं या फिर जानकारियां शेयर की जा रही हैं और इन जानकारियों को प्राप्त कर कर लोग सही फैसले लेते हैं, अपने आप को अप टू डेट रखते हैं और सही सही इंफॉर्मेशन को प्राप्त करते हैं, है ना। और फिर अगर बात की जाती है दोस्तों भारत के अंतर्गत शुरुआती समय में, लगभग 30-40 साल पहले तक हम देखते हैं कि सूचनाओं को, जानकारियों को, इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए हमारे पास हुआ करते थे दोस्तों चिट्ठियां। लेकिन फिर धीरे धीरे समय बदलता शुरू होता है और पिछले 20 सालों के अंतर्गत अगर हम लोग देखते हैं दोस्तों तो भारत के अंतर्गत टेलीफोन की भी बड़े तौर पर आप देखते हैं कि उपस्थिति देखने को मिलती है। तो पहले समय, अगर आज से लगभग 20-22 साल पीछे आप चले जाएंगे तो आपको दिखेगा दोस्तों इंफॉर्मेशन शेयर करने का जो एक माध्यम हुआ करता था, जानकारी प्राप्त करने का जो माध्यम हुआ करता था, हालचाल पता करने का जो माध्यम हुआ करता था, वो हमारा टेलीफोन ही हुआ करता था, है ना। और भारत का जो टेलीफोन नेटवर्क है दोस्तों, ये एशिया के सबसे बड़े टेलीफोन नेटवर्क के अंतर्गत आता है। अच्छा, शुरुआती समय में दोस्तों आप लोग देखते हैं कि जब शुरुआती समय में टेलीफोन आया था ना, तो उस समय कॉल मिलाना बहुत महंगा होता था। जब आप कॉल मिलाया करते थे तो सिर्फ कॉल उठ जाने पर ही 20 से 25 रुपए कट जाया करते थे। बात तो अभी करी ही नहीं है, सिर्फ कॉल उठ गई है, उसी पर आप देखते हैं कि बहुत सारे पैसे कट जाया करते थे। तो शुरुआती समय में कॉलें बहुत ज्यादा महंगी थी। बाद में हम देखते हैं कि हमारी भारत की सरकार ने यह सुविधा प्रोवाइड कराई कि देश के गांव के अंतर्गत भी हमें एसटीडी का मतलब क्या है कि जब आप देश के अंतर्गत कॉल कर रहे हैं तो आपको सस्ती कॉलें मिल सके, है ना, 24 घंटे कॉल प्रोवाइड की जा सके, इस प्रकार की सुविधा हमारी भारत सरकार ने की। और आज के समय में हम लोग देखते हैं दोस्तों कि अगर हम वर्तमान समय के अंतर्गत देखें तो भैया कॉल तो अब फ्री मिलती है ना, अब हमें सिर्फ इंटरनेट का पैसा देना होता है। तो टेलीफोन ने भी, आप देखते हैं कि भारत के, ये जो हमारा टेलीफोन रहा है दोस्तों, इसने भारत के अंतर्गत बड़े तौर पर आप लोग देखते हैं कि बदलाव किया है। और सबसे बड़ा बदलाव जो करके दिखाया दोस्तों, जिसने दुनिया को या फिर भारत के पूरे व्यापार को, भारत के लोगों की सोच को, भारत के अंतर्गत बिजनेस करने के तरीके को, भारत के अंतर्गत पढ़ाई करने के तरीके को, भारत के अंतर्गत जानकारी प्राप्त करने के तरीकों को, भारत के अंतर्गत लोगों का एक दूसरे से हालचाल पूछने के संदर्भ में, वो है हमारे प्यारे से मोबाइल फोन। आप देखते हैं दोस्तों कि साल 1991 के बाद भारत में क्या होता है, भारत की सरकार नई आर्थिक नीति को लेकर आती है। नई आर्थिक नीति का मतलब क्या है कि हम जिस तरीके से देश को चला रहे थे ना, उसमें बदलाव लाते हैं और नई तरीके से देश को चलाने की कोशिश करते हैं। और हम अपने देश के अंतर्गत क्या करते हैं दोस्तों, वैश्वीकरण करते हैं। वैश्वीकरण का मतलब क्या है, अरे भैया हमने खोल दिए दरवाजे अपने देश के, किसके लिए, दूसरे देशों के लिए, हमारे देश के लिए। हमारे देश की सरकार ने दूसरे देशों के लिए अपने दरवाजे खोल दिए कि भैया
ए जापान आ जाइए, हमारे देश में आ जाइए, सामान बेच लीजिए। ए जर्मनी तुम भी आ जाओ, हमारे देश में सामान बेच लो। तो आप देखते हैं दोस्तों कि अलग अलग देशों को अपने देश में हमने आमंत्रित किया, उन देशों के सामान हमारे देश के अंतर्गत आने बिकने शुरू हुए। और उसी के साथ साथ आप देखते हैं कि उसी कालखंड के बाद फिर भारत के अंतर्गत आप देखते हैं कि बड़े तौर पर मोबाइल आने शुरू हुए। और वर्तमान समय में हम लोग देखते हैं कि भारत में बहुत सारे मोबाइल यूजर्स हैं। आप में से अधिकतर बच्चे भी हमारी इस क्लास को मोबाइल फोन के ऊपर ही कर रहे होंगे। हम देखते हैं दोस्तों कि इस मोबाइल फोन ने भारत के अंदर बिजनेस करने के तरीके को बदल दिया है। अरे भैया व्हाट्सएप के ऊपर आप लोग देखते हैं दोस्तों कि व्हाट्सएप बिजनेस बन चुका है। लोग एक दूसरे के साथ व्हाट्सएप के ऊपर ही सामान की चीजों को फोटोज भेज देते हैं, पेमेंट हो जाती है। तो पूरा का पूरा बिजनेस करने का तरीका बदला है। छोटे छोटे कारोबारी क्या कर रहे हैं दोस्तों, फोन के माध्यम से जुड़कर अपने व्यापार को आगे बढ़ा रहे हैं। व्यापारी ही नहीं, हमारे शिक्षक गण भी अच्छे तरीके से मोबाइल और इंटरनेट की मदद से पढ़ा पा रहे हैं। बच्चों को सही बेहतरीन ज्ञान आप देखते हैं दोस्तों कि इस मोबाइल फोन की वजह से मिल पा रहा है। तो ये हमारे संचार का एक सबसे बेहतरीन माध्यम कहा जा सकता है, जिसने पूरे तौर पर शिक्षा और बिजनेस को बहुत अच्छे तौर पर प्रभावित किया है। उसी के साथ साथ हमें दोस्तों यहां पर एक और चीज देखने को मिल रही है, जिसे हम लोग जन संचार के नाम से पुकार रहे हैं। अब दोस्तों ये जन संचार का मतलब क्या है, इसको बहुत अच्छे तरीके से हम लोग समझते हैं। जन का मतलब क्या होता है, जन का मतलब होता है जनता, ठीक है। और हमारे देश के अंदर आप लोग देखते हैं कि सरकार जो है, जो हमारे देश की गवर्नमेंट है, आज के समय में भी क्या करती है कि जब कोई फैसला देना होता है, जब कोई खबर, सरकार को कोई खबर पहुंचानी होती है, तो वो इन जन संचार, जनता, हर जनता तक ये साधन मौजूद होते हैं, इनकी मदद लेती है। तो भारत में याद होगा दोस्तों, जब आपको साल 2016-17 के आसपास आप देखते हैं कि जब नोटबंदी हुई थी, तो उस समय जो नोटबंदी की खबर थी, या तो वो टीवी पर देखी थी, या फिर आप देखते हैं कि रेडियो पर उसका प्रसारण किया गया था, है ना। तो आप देखते हैं कि सरकार की जो योजनाएं होती हैं, सरकार के जो कार्यक्रम होते हैं, उन सभी को आप लोग देखते हैं दोस्तों कि जनसंचार के माध्यम, जो हर एक जनता के पास आसानी से मौजूद होते हैं, उनके द्वारा किया जाता है। और इसी को हम लोग जनसंचार माध्यम के तौर पर पुकारते हैं। अच्छा, इसके अंतर्गत हमारा रेडियो आ जाता है, अखबार आ जाता है, न्यूज चैनल्स आ जाते हैं, है ना। इनके द्वारा आप लोग देखते हैं कि दोस्तों रेडियो में जो आकाशवाणी होती है या फिर जो अनाउंसमेंट होती है, उसके जरिए खबरों को प्रोवाइड किया जाता है ना। अब हमारे देश के अंतर्गत दोस्तों एक और चीज हमें देखने को मिलती है, वो क्या, कि हमारे देश में देश की सरकार का एक आपको टेलीविजन चैनल है, एक सरकारी टेलीविजन चैनल भी हमें देखने को मिलता है। और इसको हम लोग किस नाम से पुकारते हैं दोस्तों, इसको हम लोग डीडी नेशनल या फिर दूरदर्शन के नाम से भी पुकारते हैं, है ना। तो साल 1990 से पहले तक जब भारत में आप देखते हैं कि हम पुराने तरीके से देश को चला रहे थे, तो उस समय सिर्फ डीडी चैनल ही हुआ करता था। लेकिन अब तो बहुत सारे हमारे चैनल्स खुल गए, और इन चैनल्स के अंदर अलग अलग प्रकार की ज्ञानवर्धक चीजें लोगों को देखने को मिलती हैं। और इन चैनलों में अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग क्षेत्रीय संस्कृति में आप देखते हैं दोस्तों कि लोगों तक बहुत सारी बातें, ज्ञान की बातें, चीजों को शेयर किया जाता है ना। और इस दूरदर्शन पर क्या होता है दोस्तों, ये जो हमारे दूरदर्शन है, इस पर मनोरंजन आप देखते हैं कि एंटरटेनमेंट के बहुत से शोज आते हैं, शिक्षा संबंधी बहुत सारे शोज आते हैं, कृषि संबंधी बहुत सारे शोज आते हैं। और अब भारत के अंदर बहुत सारे प्राइवेट टेलीविजन शोज भी आपको दिख गए, प्राइवेट चैनल भी आपको खुले दिख गए, है ना। और ये प्राइवेट चैनल भी भारत के अंतर्गत बड़े तौर पर हमें देखने को मिलते हैं। जनसंचार के संदर्भ में बातें कर रहे हैं और इसके अंतर्गत दोस्तों हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्या दिखता है, हमारा माध्यम दिखता है, संचार का एक साधन दिखता है, जिसे हम लोग समाचार पत्र के नाम से पुकारते हैं। इंग्लिश में इसको न्यूज़पेपर कहा जाता है। भारत दुनिया का एक ऐसा देश है जहां पर बहुत बड़ी मात्रा में आप लोग देखते हैं दोस्तों कि अखबार और जो हमारी मैगजीन्स होती हैं उनको छापा जाता है। भारत के अंदर लगभग 100 के करीब, 100 के करीब जो हमारी भाषाएं हैं ना, आप देखते हैं कि भारत के अंदर 100 से अधिक भाषाओं में आप देखते हैं दोस्तों कि भिन्न भिन्न भाषाओं में हमारे अखबार हमें छपने को देखने को मिलते हैं। और हिंदी भाषा में जो छपा हमारे अखबार है, भारत में लगभग 40% लोग हिंदी बोलते हैं, इसीलिए सबसे ज्यादा हमारे जो अखबार है वो हिंदी भाषा में छपते हैं। उसके बाद अंग्रेजी और फिर उर्दू भाषा में आप लोग देखते हैं कि अखबारों को भारत में छापा जाता है। तो अखबारों के जरिए भी देश संबंधी, विदेश संबंधी, है ना, राज्यों से संबंधित इंफॉर्मेशन लोगों तक शेयर की जाती है। और लोग जागरूक रहते हैं, अपने अधिकारों के बारे में जागृत रहते हैं, सरकार के कार्यक्रमों को देखते रहते हैं, देश में क्या चल रहा है उसको वो समझते रहते हैं।
दोस्तों जब भी हम लोग इंफॉर्मेशन की बात करते हैं, सूचनाओं की बात करते हैं, तो सिर्फ रेडियो हुआ, टेलीविजन हुआ, मोबाइल फोन हुआ, है ना, ये साधन तो हैं ही, इसी के साथ साथ फिल्में भी क्या करती हैं, लोगों को जानकारी प्रोवाइड करती हैं। जी हाँ, जो फिल्में आप और हम देखते हैं ये हमें जानकारी देती हैं। कुछ फिल्में अगर इतिहास से संबंधित हैं तो वो इतिहास की जानकारी देती हैं, कुछ फिल्में अगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य पे बनी होती हैं तो वो वर्तमान समय की बात करती हैं, कुछ फिल्में अगर किसी व्यक्ति विशेष की बनी है, जैसे आप देखते हैं दोस्तों कि सुभाष चंद्र बोस पर बनी है या फिर मोदी जी पर कोई मूवी बनी है, तो वो उनके व्यक्तित्व के बारे में हमें बातें बताती है। तो फिल्में भी हमें जागरूकता प्रदान करती हैं, हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं। और हमारे प्यारे भारत के अंतर्गत भी आप देखते हैं दोस्तों कि दुनिया की सबसे ज्यादा मूवीज अगर कहीं बन रही हैं तो वो हमारे प्यारे भारत के अंतर्गत ही बनती हैं। भारत में आप देखते हैं दोस्तों फीचर फिल्म का मतलब क्या होता है, फीचर फिल्म का मतलब है कि 3 घंटे की जो हमारी फिल्म होती है ना, वो आप देखते हैं कि बनाई जाती है। उसके साथ शॉर्ट मूवीज जो आप यूट्यूब पर देखते हैं 15-15, 12-12, 18-18, आधे घंटे की जो छोटी मूवीज होती हैं वो बनती हैं। और चित्रों के द्वारा भी आप लोग देखते हैं दोस्तों कि इंफॉर्मेशन को शेयर किया जाता है। भारत में जब भी कोई मूवी आप देखते हैं दोस्तों तैयार होती है और जब उस मूवी को रिलीज किया जाता है तो उस मूवी को रिलीज करने से पहले आप देखते हैं दोस्तों कि जब भी कोई मूवी स्टार्ट होती है तो आप में उसमें एक सर्टिफिकेट देखते हैं जिसमें उस मूवी का नाम लिखा रहता है और उस सर्टिफिकेट को देता है हमारा सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। इसका मतलब होता है कि ये मूवी भारत में दिखाई जा सकती है, इसमें कोई भी भारत संबंधी या फिर कोई अनावश्यक या फिर भारतीय संस्कृति को प्रभावित करने वाली बात नहीं दिखती है। तो दोस्तों ये तो हमारे सारे के सारे साधन थे जिनको हमने एक एक कर आप सभी के समक्ष रखा और बहुत अच्छे तरीके से हमने इन बिंदुओं को समझा कि संचार सेवाएं क्या हैं, उनको हमने जाना। अब यहां से एक नया बिंदु हमारे सामने आएगा जिसको हम लोग अंतरराष्ट्रीय व्यापार कह रहे हैं। अब ये अंतरराष्ट्रीय व्यापार है क्या, अंतरराष्ट्रीय व्यापार की पूरी जो कहानी है इसको हम लोग आपके समक्ष रखेंगे। दोस्तों अंतरराष्ट्रीय व्यापार का मतलब होता है कि जब दो देशों के बीच व्यापार किया जाता है, जैसे हमारा प्यारा भारत हुआ, उसी के साथ साथ आप लोग देखते हैं कि जापान हुआ। तो अगर कोई सामान भारत से जापान जा रहा है और जापान से भारत आ रहा है तो इसको हम लोग अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। और अंतरराष्ट्रीय व्यापार के जरिए आप लोग क्या देखते हैं दोस्तों कि कोई भी देश अपने आप को तेजी से आगे बढ़ा सकता है ना। अंतरराष्ट्रीय व्यापार क्या है दोस्तों, अगर हमें किसी देश की अर्थव्यवस्था को चेक करना है, अगर कोई गरीब देश होगा है ना तो वो कम अपने सामान को किसी दूसरे देश को दे पाएगा। जैसे भूटान एक कमजोर देश माना जाता है, क्या भूटान दूसरे देशों के साथ बहुत ज्यादा व्यापार करता है? नहीं। वहीं चाइना बड़ा देश है, पावरफुल देश है, उसका बना सामान दुनिया के अलग अलग देशों में जाता है। अगर आपको किसी भी देश के विकास को चेक करना है, ये देखना है कि क्या ये देश तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो उसमें एक सूचक ये भी है कि आप चेक कर लो कि वो देश इंटरनेशनल बिजनेस कैसा करता है, वो दूसरे देशों के साथ किस तरीके से व्यापार कर रहा है या फिर बिजनेस कर रहा है। और यहां पर लिखा है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार को देश की अर्थव्यवस्था का बैरोमीटर का मतलब क्या है कि अगर आप लोग किसी देश के विकास को चेक करना चाहते हो तो भाई आप ये चेक कर लो कि वो देश दूसरे देशों के साथ बिजनेस कैसा करता है, अपना सामान ज्यादा देता है, किस तरीके से लेता है, इसको हम लोग यहां पर समझेंगे। अब दोस्तों यहां पर अंतरराष्ट्रीय व्यापार को समझने के लिए हम आपके सामने दो देशों की कहानी को रखने वाले हैं। एक को हम लोग कहते हैं दोस्तों पाकिस्तान, भारत का पड़ोसी देश है, और दूसरे देश को हम लोग कहते हैं दोस्तों चीन। ठीक है, इन दो देशों की मदद से हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार कैसे किसी देश के विकास को हमें बता सकता है ना। अंतरराष्ट्रीय व्यापार हमें कैसे किसी देश को बता सकता है। तो अगर हम लोग देखते हैं कि पाकिस्तान की बात अगर की जाए दोस्तों, है ना, दो शब्द यहां पर हम लोग आपके सामने रखेंगे। एक को कहा जाता है आयात और दूसरे को कहा जाता है निर्यात, है ना। इन दो शब्दों के बारे में आपको पता होना चाहिए, तभी आप लोग अंतरराष्ट्रीय व्यापार की पूरी कहानी को समझ सकते हैं। आयात का मतलब क्या होता है दोस्तों? आयात का मतलब होता है आने देना, है ना। आयात का मतलब होता है आने देना, अपने देश में किसी सामान को आने देना। निर्यात का मतलब क्या होता है दोस्तों? निर्यात का मतलब होता है भेज देना, है ना। आप क्या देते हैं दोस्तों? निर्यात का मतलब क्या होता है? निर्यात का मतलब है कि अपने देश का बना सामान किसी दूसरे देश में भेज देना। तो पाकिस्तान की अगर बात की जाती है दोस्तों, पाकिस्तान अपने देश के अंदर क्या करता है दोस्तों, लगभग 90% जो सामान है ना वो क्या करता है, निर्यात करता है। यानी कि अपने देश के अंतर्गत क्या करता है दोस्तों, है ना, माफ कीजिएगा, पाकिस्तान जो है वो 90% जो अपने देश के अंदर सामान है वो आयात करता है। क्या करता है? आने देता है। यहां पर कुछ भी नहीं बनता, सुई से लेकर आप लोग देखते हैं हवाई जहाज तक इनका दूसरे देशों से बनकर आता है, ये उसको खरीदते हैं। ठीक है, वहीं पर अगर बात की जाए दोस्तों चीन की,
चीन क्या करता है दोस्तों, चीन का लगभग अगर आप 95% अगर बिजनेस देखते हैं, वो क्या करता है दोस्तों कि वो लगभग क्या करता है, अपने देश का 95% जो सामान होता है वो क्या करता है, वो दूसरे देशों को निर्यात करता है ना। अब होता क्या है, जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान अगर क्या करता है दोस्तों कि दूसरे देशों से सामान को अपने यहां पर आने दे रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, ये पता चल जाता है कि पाकिस्तान के यहां पर कोई उद्योग नहीं है, कोई फैक्ट्रियां उतनी ज्यादा नहीं है, यहां पर उतने ज्यादा बड़े बड़े बाजार नहीं है ना, और यहां पर लोग तो रहते हैं लेकिन यहां पर फैक्ट्रियां हैं नहीं, उन लोगों की कुछ डिमांड होगी, इसीलिए इनकी सरकार को क्या करना पड़ता है, इनकी सरकार को दूसरे देशों से सामान को मंगाना पड़ता है। और ये क्या करते हैं दोस्तों, जब ये बाहर से, पाकिस्तान की सरकार जब किसी दूसरे देश से सामान को खरीदती है तो क्या पाकिस्तानी पैसा देती है, क्या भारतीय पैसा देती है, नहीं, तब इनको डॉलर देना पड़ता है ना, डॉलर देना पड़ता है। और भाई ये खुद तो डॉलर इनकी मुद्रा है नहीं, है ना, और ये डॉलर तो दोस्तों आप देखते हैं कि ये इनके पास ये सामान तो है नहीं, ये ज्यादा सामान तो बनाते नहीं है, तो इनकी जो धीरे धीरे आप देखते हैं कि जो डॉलर है वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है, और इसीलिए आप लोग देखते हैं कि ये जो देश है वो तेजी से आपको कंगाल होता हुआ दिख रहा है। वहीं बात की जाए चीन की, चीन बनाता है भैया सामान 95% के करीब, ये क्या करता है, दूसरे देशों को बेच देता है। अब जब ये दूसरे देशों को सामान भेजता है तो वो उनसे क्या करता है, डॉलर लेता है, और इसकी मदद से आप देखते हैं दोस्तों कि इसके पास बड़ी मात्रा में डॉलर मौजूद है और ये फिर दूसरे देशों के साथ कोई भी सामान खरीद सकता है। तो इंटरनेशनल व्यापार, इंटरनेशनल बिजनेस जो है जब दो देशों के बीच में हो रहा है, अगर कोई देश अपने वहां पर ज्यादा सामान को आने देता है तो उसका मतलब क्या है दोस्तों, तो हम ये समझ सकते हैं कि भाई उस देश की कहानी सही नहीं है, उसके हालात खराब हैं, क्योंकि फिर आप तो अपने देश की सारी जो संपत्ति है वो दूसरे देशों को बेच रहे हैं, है ना। वहीं अगर किसी देश के अंदर सामान ज्यादा बाहर क्या किया जाता है दोस्तों, आप देखते हैं कि निर्यात किया जाता है ना। अगर कोई देश अपने सामान को ज्यादा से ज्यादा निर्यात करता है तो उसका मतलब है कि उसको अधिक से अधिक विदेशी मुद्रा मिलेगी, यानी कि डॉलर मिलेगी, और वो देश तेजी से आगे बढ़ेगा, है ना। और इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, इसीलिए हम लोग अंतरराष्ट्रीय व्यापार को किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का बैरोमीटर कहते हैं, कि अगर आप ज्यादा निर्यात कर रहे हैं तो आप अच्छा कर रहे हैं, अगर आप ज्यादा आयात कर रहे हैं तो दोस्तों ये सही नहीं है, इससे आपकी देश की जो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा है, विदेशी मुद्रा है, वो आपको खत्म होते हुए दिखेगी, है ना। तो जब भी आप लोग अंतरराष्ट्रीय व्यापार को होता हुआ देखते हैं, या तो वो समुद्री रास्ते के जरिए होता है या फिर हवाई रास्ते के जरिए होता है, और इसमें दो सूचक हमारे होते हैं, आयात, आयात का मतलब अपने देश में सामान को आने देना, है ना, और निर्यात का मतलब होता है दोस्तों अपने देश से बाहर सामान को भेज देना। जितना निर्यात किया जाएगा, जितना भारत से बाहर सामान बनकर जाएगा, तो भारत को आय मिलेगी इंटरनेशनल करेंसी यानी कि डॉलर, और फिर इस डॉलर से भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। जितना हम अपने देश में सामान आने देंगे उससे हमें डॉलर को देना पड़ जाएगा, और इससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था आपको क्या होते हुए दिखेगी दोस्तों, कमजोर होती हुई दिखेगी। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि कोशिश की जाए, क्या कोशिश की जाए, कि अगर भारत के संदर्भ में देखें दोस्तों, कि जब हम बाहर का सामान अपने देश के अंदर क्या करने देते हैं दोस्तों, आने देते हैं। और भारत में किन किन सामानों को हमारे देश में आने दिया जाता है, कच्चा तेल हुआ, सोना हुआ, मोती हुआ, है ना, और जो बड़ी बड़ी मशीनरी हुई, इलेक्ट्रॉनिक्स के जो आइटम्स हुए, चिकित्सा संबंधी जो हमारी मशीनें हुई, वो क्या करते हैं, हम दूसरे देशों से, जर्मनी, रशिया, फ्रांस, इन देशों से हमारे देश में आई जाती हैं। वहीं आप देखते हैं दोस्तों हम दुनिया को क्या भेजते हैं, हम दुनिया को आप देखते हैं दोस्तों कि सोना चांदी के उत्पाद हुए, कंप्यूटर की मशीनरी हुई, लोहा हुआ, ये हमारे देश से आप लोग देखते हैं दोस्तों कि दूसरे देश के अंतर्गत हमें जाता हुआ दिखता है। तो अगर आपको व्यापार संतुलित रखना है तो ये कोशिश की जाए कि निर्यात जो हो, कि आप अपने देश के अंदर क्या करें दोस्तों, बना सामान दूसरे देश में भेजें, ताकि आपको फायदा हो और आपको नुकसान ना हो, है ना। ये ही क्या कहलाता है दोस्तों, आप लोग क्या देखते हैं, यही व्यापार संतुलन कहलाता है। अगर ऐसा नहीं किया जाएगा, है ना, अगर आपके देश में, जैसे पाकिस्तान की कहानी हम लोग देख रहे थे, क्या है दोस्तों, अगर हम लोग देखें कि जैसे पाकिस्तान के अंदर था ना कि वो अपने देश में सामान को ज्यादा आने दे रहे हैं, तो भाई इससे उनको नुकसान हो रहा है ना, और चीन ज्यादा निर्यात कर रहा है तो इससे उनको फायदा हो रहा है। तो अगर आपको संतुलन बिठाना है तो दोनों बराबर होने चाहिए, लाभ ज्यादा कमाना है तो आपको ज्यादा निर्यात करना चाहिए। ये एक हमारी सोच है जिसको हमने आपके सामने यहां पर प्रदर्शित किया है, ठीक है दोस्तों। यहां पर अब हम लोग एक नया बिंदु आप सभी के सामने रखने वाले हैं, चलिए एक एक कर इसको डिस्कस कर लेते हैं। अब तक हमने देख लिया कि जो संचार के साधन है वो क्या है, उनको हमने समझा, उसी के साथ साथ अंतरराष्ट्रीय व्यापार क्या होता है, आयात निर्यात क्या है, आयात निर्यात के जरिए कोई देश कैसे अपने आप को आगे बढ़ा सकता है, उसकी पृष्ठभूमि को हमने जाना। अब यहां पर दोस्तों एक नया बिंदु हम लोग रखने वाले हैं जिसे कहा जा रहा है पर्यटन। पर्यटन को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, घूमना घुमाना, है ना।
आप में से अधिकतर बच्चे होंगे जिनको घूमने का शौक होगा, और आप में से अधिकतर बच्चे छुट्टियों में नाना नानी, दादा दादी, चाचा चाची, ताया तोई, है ना, उनके यहाँ जाते होंगे। तोई भी कोई होता है क्या? नहीं होता। दोस्तों हम देखते हैं कि पर्यटन जो है ना वर्तमान समय में क्या हो गया है दोस्तों, ये एक बिजनेस का एक नया स्वरूप हमें बनता हुआ दिखा है। साल 2003 के आंकड़ों को अगर हम लोग देखें दोस्तों, साल 2003 से साल 2010 के दौरान हमारे देश के अंदर आप लोग देखते हैं कि विदेशी पर्यटकों का आना बहुत तेजी से हमें बढ़ता हुआ दिखा है। अब जब मान लीजिए कि कोई जर्मनी का, कोई फ्रांस का, कोई रशिया का, कोई ब्रिटेन का व्यक्ति जब भारत में आता है तो वो क्या करता है दोस्तों कि वो अपने देश की करेंसी को हमारे यहाँ पर लेकर आता है, जिससे हमें फायदा होता है ना। इन देशों की करेंसी जब हमारे यहाँ आती है तो हमें इंटरनेशनल करेंसी मिल जाती है, फिर उस करेंसी के जरिए हम लोग दूसरे देशों से सामान को खरीद सकते हैं, है ना। तो ये जो पर्यटन है, घूमने घुमाने की मदद से आप देखते हैं कि भारत में लगभग 64,000 करोड़ का आप लोग देखते हैं दोस्तों कि हमें विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई है, और जिसकी मदद से हमारे देश में आप देखते हैं कि बड़े तौर पर देश को विकास मिला है। और देश में जब ये अलग अलग टूरिस्ट लोग हमारे भारत के अंतर्गत अलग अलग जगहों को घूमने के लिए आते हैं तो इससे भारत में और भी चीजें होती हैं। वो क्या, भारत के लोगों को आप लोग देखते हैं कि रोजगार मिलता है जब ये होटलों में आके रुकते हैं, जब ये भारत में सैर सपाटे पे जाते हैं, जब ये आप देखते हैं दोस्तों कि खाने पीने की चीजों को जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, तो भारत के लोगों को इनके आने से आप लोग देखते हैं कि व्यापार मिलता है। तो विदेशी लोगों से भी भारत का जो पर्यटन है वो हमें फायदा हो रहा है। और जब हम खुद अपने देश के लोग भी दूसरे राज्यों में जाते हैं, जैसे आप देखते हैं कि पंजाब के लोग अगर आप देखते हैं कि तमिलनाडु जा रहे हैं, हम देखते हैं कि केरला के लोग अगर आपको दिखता है कि तिरुवनंतपुरम जा रहे हैं, है ना, सॉरी केरला के लोग अगर आप लोग देखते हैं दोस्तों कि दिल्ली आ रहे हैं। तो जब अलग अलग राज्यों के लोग क्या करते हैं, अलग अलग राज्यों के लोग, अलग अलग शहरों के लोग घूमने के सिलसिले में दूसरे शहरों, दूसरे राज्यों में जाते हैं, तो इससे हमें अपनी अलग अलग देश के लोगों की संस्कृति के बारे में पता चलता है, हमें उन पर सम्मान पे आता है ना, हमारे एक दूसरे के बीच में अपनेपन की भावना पैदा होती है, और ये कहीं ना कहीं देश के लोगों में एकजुटता लाता है ना, देश के लोगों में एकता की भावना को पैदा करता है। और पर्यटन को अधिक से अधिक आधुनिक बनाया जा रहा है ना, एआई टेक्नोलॉजी की मदद ली जा रही है, अधिक से अधिक मॉडर्न एप्स का यूज किया जा रहा है, जिससे हम लोग इंटरनेशनल जो हमारे आप देखते हैं दोस्तों कि दूसरे देश से आने वाले व्यापारी हैं उनको भी, और अतुल्य भारत अगर आपने सुना होगा, ये कहा जाता है कि भारत अतुल्य है, आओ भारत में घूमने के लिए, क्योंकि इससे भारत के लोगों को नौकरी मिलेगी, काम मिलेगा, भारत को विदेशी मुद्रा मिलेगी, है ना। इसके लिए आप लोग देखते हैं कि भारत के लोगों को इससे रोजगार मिलेगा, भारत को विदेशी करेंसी मिलेगी, इसके लिए भारत की सरकार पूरे तौर पर इसको बढ़ा चढ़ा रही है ना। भारत में बहुत सारी घूमने लायक जगह है, आप में से अधिकतर बच्चे जरूर जब अच्छा आप कमाएं जरूर भारत के पूरे भारत का दर्शन करें, क्योंकि भारत दुनिया के सबसे खूबसूरत देशों में से एक देश है। एक देश नहीं, सबसे खूबसूरत अपन का भारत देश ही है। चलिए दोस्तों, यहां तक तो हमने आप सभी के साथ अपनी आज की क्लास के ये जो सारे के सारे बिंदु रहे थे उसको आप सभी के सामने रखा है। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, अब हम लोग आगे बढ़ते हुए यहां तक के जो हमारे बिंदु रहे थे भारतीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, उसके लेक्चर नंबर 3 के सभी बिंदुओं को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। बिंदु नंबर 2, बिंदु नंबर 1 डन। अब हम लोग आपके साथ चैप्टर से संबंधित जो आपके प्रश्न है ना उनको एक एक कर आपके सामने रखेंगे। तो बहुत रोचकता के साथ दोस्तों सारी बातचीत को हम लोग करते चलेंगे। तैयार हो जाइए। आपके सामने दोस्तों हमारी आज की क्लास का जो सबसे पहला प्रश्न रखा जा रहा है उसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। सवाल कुछ इस तरीके से है दोस्तों, पूछा जा रहा है कि भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कहां से कहां तक चली। भारत में सबसे पहले जो रेलगाड़ी थी वो मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी, जो आप देखते हैं कि 1853 में चली थी। उसी का चित्र आपके सामने है। लगभग ये 34 किलोमीटर का सफर तय करती है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हमें देखने को मिलता है। अगला सवाल है कि परिवहन की अर्थव्यवस्था में क्या उम्मीद है। देखिए, परिवहन अगर जिस देश में जितना अच्छा होगा उससे उस देश की अर्थव्यवस्था उतनी मजबूत होगी। आप देखते हैं कि फैक्ट्रियों में जो कच्चा माल है वो परिवहन के द्वारा ही तो फैक्ट्रियों में पहुंचेगा, और जब कच्चा माल जल्दी पहुंच जाएगा तो सामान बनके तैयार हो जाएगा, और फिर जब सामान बनके तैयार हो जाएगा तो फिर वो ग्राहकों तक पहुंचेगा, जिससे बिजनेस ज्यादा होगा, व्यापार ज्यादा होगा, है ना। और जब यातायात के साधन अच्छे होंगे तो सामानों को ग्राहकों के घरों तक, लोगों तक पहुंचाने में बहुत फायदा होगा, जिससे देश का विकास पूरे तौर पर आप देखते हैं दोस्तों कि बढ़ेगा। और देश का पूरा विकास आप देखते हैं किसी वजह से परिवहन पे कहीं ना कहीं टिका रहता है। हमारे देश के अंदर हमें कितनी प्रकार की सड़कें देखने को मिलती हैं, उनके नाम बताइए। एक कहलाती है स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग। ये भारत के 4 बड़े शहर, दिल्ली हुआ, है ना, भारत के 4 बड़े शहर दिल्ली हुआ, मुंबई हुआ, हम देखते हैं कि चेन्नई हुआ और कलकत्ता हुआ, इन 4 शहरों को जोड़ता है।
इसी सड़क के साथ आप लोग देखते हैं दोस्तों कि कुछ और इलाकों को भी जोड़ा जा रहा है। हम देखते हैं कि उत्तर दिशा में श्रीनगर को इससे जोड़ रहे हैं। वहीं हम देखते हैं कि पश्चिम दिशा के अंतर्गत हम देखते हैं दोस्तों कि पोरबंदर जो सड़क है वो भी इससे जोड़ी जा रही है। वहीं हम देखते हैं कि पूर्व में सिलचर नामक जो क्षेत्र है उसको भी इस सड़क से जोड़ा जा रहा है। और दक्षिण में हम लोग देखते हैं दोस्तों कि कन्याकुमारी ये जो क्षेत्र है वो भी इस सड़क से जोड़ा जा रहा है। तो स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग क्या है कि भारत के 4 शहर इस सड़क से जुड़े हुए हैं, लेकिन इसी के साथ साथ इस सड़क को और भी बड़ा किया जा रहा है और इस सड़क के साथ 4 और शहरों को हम लोग जोड़ रहे हैं। ये कहलाता है हमारा स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग। फिर कहलाता है दोस्तों राज्य राजमार्ग। राज्य राजमार्ग का मतलब क्या है कि जब आप लोग किसी एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना चाहते हैं, उसमें जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, हमारा क्या है दोस्तों, राष्ट्रीय राजमार्ग। कि जब आप लोग किसी एक राज्य से, जैसे मान लीजिए मुझे दिल्ली से जाना है पंजाब, तो जिस सड़क का मैं प्रयोग करता हूं दोस्तों उसी को हम लोग राष्ट्रीय राजमार्ग कहते हैं, या फिर जिसे हम लोग नेशनल हाईवे के नाम से भी जानते हैं। और इसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, नेशनल हाईवे, और शॉर्ट फॉर्म में हम लोग इसे क्या कहते हैं बेटा जी, आप सभी को पता है कि इसको शॉर्ट फॉर्म में NH कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ा जो नेशनल हाईवे है वो है नेशनल हाईवे नंबर 7। अगला है राज्य राजमार्ग के ऐसी हमारी सड़कें जो राज्य की राजधानी तक आती हैं उसको राज्य राजमार्ग कहते हैं। ऐसी हमारी सड़कें जो जिले के सरकारी विभाग तक आती हैं उसे जिला सड़कें कहते हैं। जो गांव को शहरों से जोड़ने वाली सड़कें होती हैं उन्हें अन्य सड़कें कहते हैं। जो देश के सीमावर्ती इलाकों की सड़कें होती हैं उसे हम लोग सीमांत सड़कें कहते हैं। तो ये भारत की 6 प्रकार की सड़कें अपन को देखने को मिलती हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक टिप्पणी लिखिए। देखिए, राष्ट्रीय राजमार्ग हमारी ऐसी सड़कें हैं जो एक राज्य को आप लोग देखते हैं कि दूसरे राज्य के साथ क्या करती हैं दोस्तों, जोड़ती है। और इन सड़कों को रखरखाव करने की जिम्मेदारी CPWD की होती है ना, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट जिसे कहा जाता है। इनका आप लोग देखते हैं दोस्तों कि ये देश में हमारे हाईवेज की रखरखाव करती हैं। अगला सवाल है कि पाइपलाइन से आप लोग क्या समझते हैं। पाइपलाइन भी परिवहन का एक साधन है और पाइपलाइन के अंतर्गत आप लोग देखते हैं कि एक जगह पे पाइपलाइन को बिछा दिया जाता है ना। आप देखते हैं दोस्तों कि एक जगह पर पाइपलाइन को बिछा दिया जाता है, फिर जहां से कोई सामान डाला जाता है, जहां पर आप प्राप्त करना चाहते हैं वहां पर आसानी से वो सामान प्राप्त हो जाता है। इसके जरिए पानी हुआ, पेट्रोलियम हुआ, प्राकृतिक गैस हुई, या फिर किसी ठोस पदार्थ को द्रव में बनाकर भी भेजा जाता है। जल परिवहन का मतलब हुआ कि जब आप देश के अंतर्गत मौजूद जो हमारी नदियां हैं उनके द्वारा आप क्या करते हैं दोस्तों, व्यापार करते हैं, तो उसे जल परिवहन के तौर पर हम लोग पुकारते हैं। और जल परिवहन आप देखते हैं दोस्तों कि ये देश के अंतर्गत ही अलग अलग राज्यों और अलग अलग शहरों में नदी के द्वारा किया जाने वाला व्यापार है। इसमें भारी भारी सामान को आसानी से पहुंचाया जा सकता है, कम ईंधन की इसमें खर्च होता है, और आप देखते हैं कि पर्यावरण को के लिए भी ये हितैषी है। इसमें ज्यादा आप देखते हैं कि जो प्रदूषण है वो नहीं होता। किसी भी देश के अंदर अगर आप उस देश के विकास को नापना चाहते हैं तो उसका सबसे अच्छा सूचक यह है कि आप उस देश में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को देखें। अगर वो देश दूसरे देशों में अपना अधिक से अधिक निर्यात कर रहा है, इसका मतलब है कि भैया वो देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। और अगर वो अपने यहाँ पर अधिक से अधिक सामान को मंगा रहा है, इसका मतलब है कि वो देश सही नहीं है, वो देश कमजोरी के तौर पर जा रहा है ना। व्यापार संतुलन का मतलब क्या है कि दोस्तों जब आप आयात और निर्यात को संतुलित तौर पर आगे बढ़ाएं, है ना, या फिर आप ये कोशिश करें कि आपका निर्यात ज्यादा हो, कि आपका सामान दूसरे देशों में ज्यादा जाए और आप अपने देश में कम सामान को मंगाएं, इसी को हम लोग व्यापार संतुलन के नाम से पुकारेंगे। पर्यटन के क्या क्या लाभ है भैया, घूमने घुमाने से क्या क्या चीजें आपको फायदेमंद होती हुई दिखती हैं। पर्यटन से दोस्तों अगर आप देश के अंतर्गत घूमते हैं तो आपको देश के अलग अलग संस्कृतियों के बारे में पता चलता है, जिससे एकता देश की मजबूत होती है। देश के लोगों की अलग अलग संस्कृतियों की हस्तकलाओं को जानते हैं, हमें हर संस्कृति का सम्मान करने का मौका मिलता है। और देश के अंतर्गत आप देखते हैं कि देश के लोगों में अपनेपन की भावना मजबूत होती है। ये हमारे पर्यटन के कुछ लाभ हमें देखने को मिलते हैं। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा 2 दूरस्थ इलाके हैं जो पूर्वी और पश्चिमी गलियारे से जुड़े हुए हैं, वो देखा जा रहा है। देखिए, पूर्व में और उसी के साथ साथ पश्चिम के अंतर्गत हमें कौन से 2 गलियारे देखने को मिल रहे हैं, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों पूर्व के अंदर हमें दिखता है सिलचर और पश्चिम में हमें दिखता है पोरबंदर। निम्नलिखित में से कौन परिवहन का साधन है जहां पर आप देखते हैं कि देरी होने का कोई भी संभावना नहीं है। जो पाइपलाइन है दोस्तों इसमें देरी होगी नहीं, क्योंकि मौसम का इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक बार जब आप अपने पाइपलाइन के अंदर आपने किसी सामान को डाल दिया, जहां पर आप छोड़ना चाहें जब तक आपको वो प्राप्त नहीं होता, तो आप देखते हैं कि वो आप तक पहुंच कर ही रहेगा, चाहे बाहर का मौसम कैसा भी हो। भारत के अंतर्गत आप देखते हैं कि HVJ ये जो हमारी पाइपलाइन है ये कौन से राज्य से नहीं जुड़ी है, ये आपसे पूछा जा रहा है। महाराष्ट्र इसका सही आंसर है। अगला है कि निम्न में से कौन सा पत्तन है जो भारत का आप देखते हैं कि हमारे पूर्वी तट पर स्थित है और ये
आप देखते हैं दोस्तों कि ये बहुत ही गहराई वाला हमारा पत्थर है और इसका नाम है आंध्र प्रदेश के अंदर मौजूद हमारा विशाखापत्तनम बंदरगाह, जो बहुत ही गहरा और अधिकतम आप देखते हैं दोस्तों सुरक्षित भी माना जाता है। निम्न में से कौन सा परिवहन भारत में आप देखते हैं कि प्रमुख साधन है? भारत के अंदर आप देखते हैं दोस्तों कि जो हमारी रेलवे है ये एक प्रमुख हमारा साधन है, लेकिन सबसे ज्यादा बड़े तौर पर सड़क का प्रयोग किया जाता है। निम्न में से कौन सा शब्द है जो दो देशों के बीच के व्यापार को दर्शाता है? उसे हम लोग अंतरराष्ट्रीय व्यापार के नाम से पुकारते हैं, जब दो देश आपस में बिजनेस करते हैं। सड़क परिवहन के 3 लाभ। देखिए, सड़क के सबसे बड़ा फायदा यह है कि रेलवे की तुलना में सड़क को बिछाना बहुत आसान है, कम खर्च में सड़क बन जाती है, इसका रखरखाव करना सही है, इसको उबड़ खाबड़ इलाके, पहाड़ी इलाकों कहीं पे भी बिछाया जा सकता है और सड़क ना आपके घर घर तक सामान को पहुंचाती है। ये हमारी सड़कों के सबसे आप देखते हैं दोस्तों की लाभ है। अगला है कि रेल परिवहन पर अत्यधिक सुविधाजनक परिवहन साधन क्यों कहा जाता है? देखिए, लंबी दूरी की यात्रा करने के लिए रेल से अच्छा तो कोई साधन है ही नहीं, है ना। बड़ा बड़ा सामान आप इसके अंदर ढो सकते हैं। रेलवे आप देखते हैं दोस्तों सस्ती है, एक बार में हजारों हजारों लोगों को ले जाती है ना। और हर व्यक्ति का जो खर्चा आता है दोस्तों वो भी आप देखते हैं कि बहुत कम होता है, इसीलिए रेलवे एक अच्छा साधन है लंबी दूरी के सामान को पहुंचाने के लिए। सीमांत सड़कें आप देखते हैं दोस्तों कि हमारे देश में सीमावर्ती जो इलाके हैं, जो बॉर्डर के पास है, वहां पर बनाई गई हैं। इससे हम अपने सीमा के इलाकों से जुड़े हुए हैं। सैनिकों तक खाना पहुंचाना हुआ, देश की सुरक्षा करनी हुई, उसमें हमारी ये सीमांत सड़कें बहुत बड़ा योगदान देती हैं। व्यापार का मतलब होता है कि जब दो समूह या फिर दो देशों के बीच में व्यापार होता है उसको व्यापार कहा जाता है। और जब है ना, जब दो लोगों के बीच में या फिर दो समूह के बीच में चीजों का लेन देन होता है तो उसे हम लोग व्यापार कहते हैं। और जब यही व्यापार दो देश करते हैं, जैसे भारत हुआ या फिर आप देखते हैं दोस्तों कि रशिया हुआ, ये दो देश जब एक दूसरे के साथ सामान का लेन देन करेंगे, आयात निर्यात करेंगे, तो इसे अंतरराष्ट्रीय बिजनेस कहा जाता है। अगला सवाल है कि परिवहन तथा संचार के जो हमारे साधन है ना, सवाल पूछा जा रहा है दोस्तों कि परिवहन तथा संचार के साधन किस देश की जीवन रेखा या फिर अर्थव्यवस्था कहलाते हैं। देखिए, जब भी किसी देश के अंदर अच्छी परिवहन की सुविधा होगी तो उसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं दोस्तों कि वहां पर जो कच्चा माल होगा वो आसानी से फैक्ट्रियों में पहुंचाया जा सकेगा। अगर अच्छी सड़कें होंगी, रेलगाड़ियां होंगी, सामान ग्राहकों तक पहुंच पाएगा, सामान जो फैक्ट्रियों में बन जाएगा वो बाजारों में जा सकता है, जिससे देश का विकास बहुत ज्यादा तेज होगा। अगर संचार सुविधा अच्छी है, सूचनाएं सही तरीके से इंटरनेट की सुविधा के साथ दी जाएगी तो उससे भी बिजनेस बढ़ेगा। और ये बिजनेस सिर्फ स्थानीय लेवल पर नहीं, इंटरनेशनल लेवल पर भी होगा, जिससे आप देखते हैं दोस्तों कि उस देश को विदेशी करेंसी प्राप्त होगी और वो देश तेजी से हमें आगे बढ़ता हुआ दिखेगा, है ना। अगला सवाल है कि पिछले 15 सालों में अंतरराष्ट्रीय व्यापार की बदलती हुई प्रवृत्ति पर एक लेख लिखिए। तो पिछले 15 सालों में अगर आप लोग देखते हैं दोस्तों कि इंटरनेशनल बिजनेस में बहुत बदलाव आया है। शुरुआती समय में हम देखते हैं कि अनाज वनाज जो था उसकी ज्यादा आप देखते हैं कि लेन देन हुआ करता था, लेकिन वर्तमान समय में आप देखते हैं कि सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी को ज्यादा एक दूसरे के साथ शेयर किया जा रहा है। खाने पीने के सामान तो होते ही हैं, लेकिन आप देखते हैं दोस्तों कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हुई, सूचनाएं हुई, उनको एक दूसरे के साथ ज्यादा शेयर किया जाता है। एक दूसरे के साथ भिन्न भिन्न प्रकार के टेक्नोलॉजीज को शेयर कर देश अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं। अब दोस्तों कुछ और सवाल है, पूछा जा रहा है कि वो कौन सी सड़क है जो जिला मुख्यालय को जिले के अन्य स्थानों से जोड़ती है, उसे हम लोग जिला सड़कें कहते हैं, है ना। कि जो जिले के सरकारी मुख्यालय हैं, सरकारी कार्यालय हैं, उनको जिले से जोड़ती है, उसको हम लोग जिला सड़कों के नाम से पुकार रहे हैं। अगला सवाल है दोस्तों, पूछा जा रहा है कि जिला सड़कों का रखरखाव किसके द्वारा किया जाता है? जो हमारी जिला सड़कें हैं उनका रखरखाव जिला परिषद के द्वारा आप लोग देखते हैं कि किया जाता है। विश्व की सबसे लंबी सुरंग जो है, जिसे हम लोग देखते हैं कि अटल सुरंग जो लद्दाख के अंतर्गत है, वो किसके द्वारा बनाई गई है? वो आप देखते हैं कि सीमा सड़क संगठन के द्वारा बनाई गई है। प्रति व्यक्ति डैश सड़क में सड़क की लंबाई को मापा जाता है कि जब भी हम लोग प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सड़क की लंबाई को ही सड़क का घनत्व कहा जाता है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही बनता है। अगला सवाल है कि निर्माता के, अच्छा ये तो अगला सवाल आ गया किसी और चैप्टर का। भारत सरकार का उपक्रम है कि देशों के सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों का रखरखाव करती है। तो देश के अंतर्गत आप देखते हैं दोस्तों कि जो हमारी सीमा सड़क संगठन है वो भारत की सीमावर्ती सड़कों को निर्मित करती है, उनका रखरखाव करती है और उनको तेजी से बनाती है। निम्नलिखित में से किस संचार व्यवस्था में आप लोग देखते हैं दोस्तों कि नुकसान या फिर देरी होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है, आपको नहीं दिखती है ना। तो पाइपलाइन के अंतर्गत ऐसा नहीं होगा, बाहर का मौसम कैसा भी हो, सामान जो आप पहुंचाएंगे वो आप तक पहुंच जाएगा। इलाहाबाद और हल्दिया के बीच में आप देखते हैं दोस्तों कि इलाहाबाद और उसी के साथ साथ जो हल्दिया के बीच में आप देखते हैं कि जो हमारी ये जलमार्ग है जो 1620 किलोमीटर लंबा है, जो गंगा नदी पर है, ये भारत का जलमार्ग नंबर 1 कहलाता है।
अगला सवाल है कि हमारे केरल के अंतर्गत आप देखते हैं दोस्तों कि जो केरल के अंदर नहरें हैं उनके अंतर्गत भी लगभग 205 किलोमीटर लंबा हमारा ये जलमार्ग है। ये जलमार्ग नंबर हमारा 3 हमें दिखता है। और यहाँ पर दोस्तों हमने आप सभी के साथ इन सवालों को डिस्कस किया। भारत की जो पूरी की पूरी तटीय रेखा है जो भारत के तट को छू रही है वो कितनी है दोस्तों, आप देखते हैं कि भारत की जो पूरी की पूरी तटीय रेखा है ना, अंडमान निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप को मिलाकर ये लगभग 7516 किलोमीटर के आसपास की हमें दिखती है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। ओहो मुबारक हो दोस्तों, हमने आप सभी के साथ अपनी आज की क्लास के जो चैप्टर थे इसकी पूरी कहानी को किया। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, इसके पूरे बिंदु को पढ़ा 3 लेक्चर्स के अंदर और इसके सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसको भी आप सभी के सामने रखा। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप सभी को हमारी ये क्लास पसंद आई होगी। आप लोगों से मुलाकात करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर, एक नए अध्याय को आपके सामने रखेंगे। पढ़ाई जरूर कीजिएगा क्योंकि टाइम बहुत कम है, ठीक है। अपनी पढ़ाई करते रहिए, मुलाकात करेंगे अपनी नई क्लास के अंतर्गत और उसमें हम लोग एक नए अध्याय को आपके सामने रखेंगे। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, बाय बाय, गुड नाइट।